गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी बच्चों का इस फिजिक्स की क्लास में स्वागत है। मैं उन सभी अभिभावकों को भी प्रणाम करता हूं जो इन परिस्थितियों में हमारी इस शिक्षण शैली में हमारा भरपूर सहयोग कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। जैसा हमने कहा था कि उस दिन जो हमने क्लास ली थी वो बेसिक क्लास थी और हमने आपको शुरू की कुछ चीज़ें बताई थी और ये कहा था कि नेक्स्ट क्लास जो आपकी होगी वहाँ से आपका कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। हमने उस दिन भी बताया था कि यहाँ से आपकी डीप फिजिक्स मिलनी शुरू हो जाती है और यहाँ से जब आप फिजिक्स पढ़ते हैं तो आपको इंटरमीडिएट में आने का गौरव भी हासिल होता है। तो क्लास शुरू करते हैं। आज पाठ का नाम है प्रत्यास्थता। पाठ का नाम है प्रत्यास्था। अंग्रेजी में इसे कहते हैं इलास्टिसिटी। अंग्रेजी में कहते हैं इलास्टिसिटी। ये सेकेंड पेपर का पहला लेसन है, आपका पहला पाठ है। यहाँ से आपकी फिजिक्स शुरू हो जाती है और यहाँ से आज से हम आपको नोट्स भी भेजेंगे, साथ साथ वीडियो भी आएगा, नोट्स भी आएगा, तो उसको आपको लिखना भी है। इलास्टिसिटी बहुत ध्यान से लेक्चर सुनिएगा। रिटन वर्क जो भी होगा वो तो आपके पास आ ही जाएगा। लेक्चर बहुत अच्छे सुनिएगा ताकि आपको समझने में आसानी रहे। वस्तुओं का गुण होता है जब वस्तुओं पर हम कोई बाह्य बल लगाते हैं। जब वस्तुओं पर कोई बाह्य बल लगाते हैं तो उनका आकार और आकृति, आकार या आकृति या फिर दोनों बदल जाते हैं। तो जिस बल के लगाने से वस्तुओं का आकार या आकृति बदल जाती है या फिर दोनों बदल जाते हैं, उस बल को हम कहते हैं विरूपक बल। उस बल को कहा जाता है विरूपक बल। अब जैसे ही ये विरूपक बल हटा लेते हैं हम, वस्तुएं अपने पूर्ण अवस्था में, जो पहले की अवस्था है पूर्व अवस्था में, वापस आ जाती हैं। तो ऐसे बल को कहते हैं विरूपक बल। जो बल वस्तुओं के आकार या आकृति को बदल देता है या फिर दोनों को बदल देता है, ऐसे बल को कहा जाता है विरूपक बल। अब जैसे ही हम इस विरूपक बल को हटा लेते हैं, वस्तुएं अपनी पूर्व अवस्था को प्राप्त कर लेती हैं। जैसे पहले थी वैसे हो जाती है। अब प्रत्यास्था सुनिए क्या है। प्रत्यास्था वस्तुओं के, पदार्थों का वह गुण है जिसके कारण उनके विरूपक बल द्वारा आकार और आकृति बदल जाती है, उसके परिवर्तन का विरोध करती हैं। जो विरूपक बल के द्वारा उनका आकार और आकृति बदल जाती है, उस परिवर्तन का विरोध करती हैं। प्रत्यास्था किसी ये वस्तुओं के, पदार्थों का गुण है जिसके कारण वस्तुएं अपने आकृति और आकार के परिवर्तन का विरोध करती हैं। और ये आकृति और आकार में जो परिवर्तन हुआ है वो किसके द्वारा हुआ है? विरूपक बल के द्वारा। कुछ वस्तुएं होती हैं जब हम विरूपक बल लगाते हैं तो उनका आकार और आकृति बदल जाती है। जैसे ही विरूपक बल हटा लेते हैं, वस्तुएं अपने पूर्व अवस्था को फिर प्राप्त कर लेती हैं। अब इनमें से कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो विरूपक बल के हटा लेने पर पूर्णतया, मतलब 100% अपनी पूर्व अवस्था को प्राप्त कर लेती हैं। ऐसी वस्तुओं को कहा जाता है पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तुएं। विरूपक बल के हटा लेने के बाद अपनी पूर्व अवस्था को 100%, मतलब 100% जैसी थी वैसे हो जाती हैं। तो ऐसी वस्तुओं को कहा जाता है पूर्ण प्रत्यास्थ। जैसे क्वार्ट्ज, जैसे क्वार्ट्ज और फास्फर ब्रांज, ये दो पदार्थ ऐसे हैं, अगर इनमें हम विरूपक बल लगाएं तो इनकी आकृति, आकार या फिर दोनों बदल जाते हैं। और जैसे ही विरूपक बल को हटा लेते हैं, ये वस्तुएं 100% अपनी पूर्ण अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। देखिए मैं बार बार एक शब्द बोल रहा हूँ,
100% वापस आ जाती हैं या 100% वापस आ जाती हैं। देखिए, इस पूरे ब्रह्मांड में कोई भी चीज़ पूर्ण नहीं होती है, कोई भी चीज़ पूर्ण नहीं है, कोई आदर्श नहीं है। तो कितना भी ये पुनः वापसी कर ले 100%, लेकिन पूरा का पूरा वापसी नहीं होती है। थोड़ा ना थोड़ा भले 1% ही कम हो जाए, 99% वापसी हो जाए, अपनी पूर्व अवस्था को प्राप्त कर ले, ठीक है, लेकिन 100% संभव नहीं है। लेकिन लगभग जो ऐसे होती है 99.9% वापस कर जाती हैं, अपनी पूर्व अवस्था को प्राप्त कर लेती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जो प्राप्त कर लेती हैं, उन वस्तुओं को कहा जाता है परफेक्टली इलास्टिक। उन वस्तुओं को कहा जाता है परफेक्टली इलास्टिक वस्तुएं, पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तुएं। विरूपक बल हटा लेने पर अपनी पूर्व अवस्था को प्राप्त कर लेती हैं। ऐसी वस्तुओं को हम कहते हैं पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तुएं। और कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जब हम उन पर विरूपक बल लगाते हैं तो उनकी आकृति, आकार या फिर दोनों बदल जाते हैं। और जब विरूपक बल हटा लेते हैं तो विरूपक बल हटा लेने के बाद भी वह अपनी पूर्व अवस्था को नहीं प्राप्त कर पाती। ऐसी वस्तुओं को कहा जाता है पूर्ण सुघट्य। पूर्ण सुघट्य वस्तुएं, ऐसी वस्तुएं हैं पूर्ण सुघट्य। अंग्रेजी में इन्हें प्लास्टिक भी कहा जाता है, अंग्रेजी में कहते हैं प्लास्टिक। तो अब ना तो कोई वस्तु पूर्ण प्रत्यास्थ होती है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिशत में जो वापस आ जाती हैं पूर्ण अवस्था को, उनको हम इलास्टिक कह लेते हैं। और जो विरूपित हो जाती हैं वो ऐसा नहीं कि 100% विरूपित हो जाएं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जिनका रूप और आकार विरूपक बल हटा लेने के बाद भी वापस नहीं होता है, हमेशा के लिए विरूपित हो जाती हैं। जैसे विरूपक बल लगाया, उनका आकृति और आकार बदल गया, विरूपक बल हटाया, फिर भी वो ऐसे बनी हैं जैसा विरूपक बल लगाने पर थी। तो ऐसी वस्तुओं को कहा जाता है पूर्ण सुघट्य वस्तुएं। ध्यान दीजिएगा, फिर हम बार बार कह रहे हैं कि ना तो कोई पूर्ण प्रत्यास्थ है और ना ही कोई वस्तु पूर्ण सुघट्य होती है। ज़्यादा मात्रा में जो होती है लगभग 100 के करीब, 100% के करीब, उनको हम लगभग मान लेते हैं कि ये पूर्ण प्रत्यास्थ है और या फिर ये पूर्ण सुघट्य। जैसे क्वार्ट्ज, हमने 2 उदाहरण बताए, क्वार्ट्ज और फास्फर ब्रांज, ये लगभग पूर्ण प्रत्यास्थ होती है। क्वार्ट्ज और फास्फर ब्रांज 2 पदार्थ की वस्तुएं ऐसी होती हैं जो लगभग पूर्ण प्रत्यास्थ हैं। उसी तरीके मोम, वैक्स, ठीक है, और दूसरा गीली मिट्टी, ये लगभग आपके पूर्ण सुघट्य होते हैं। ये क्वेश्चन निकल के आता है, बहुत अच्छा से पूछा जाता है परीक्षा में, भी ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन आया करता है कि लगभग पूर्ण प्रत्यास्थ, हालांकि लगभग शब्द का इस्तेमाल आपके बुक्स में नहीं किया जाता है, ये केवल हम स्पेशली कर रहे हैं। तो वहाँ क्वेश्चन लिख के आता है पूर्ण प्रत्यास्थ या पूर्ण सुघट्य वस्तुओं के 2 उदाहरण दीजिए। पूर्ण प्रत्यास्थ या फिर पूर्ण सुघट्य या फिर दोनों, पूर्ण प्रत्यास्थ या पूर्ण सुघट्य वस्तुओं के 2 उदाहरण दीजिए। तो 2 उदाहरण है आपके, पहला है क्वार्ट्ज, दूसरा है फास्फर ब्रांज। पूर्ण सुघट्य में 2 एग्जाम्पल हैं आपके, मोम, दूसरा है गीली मिट्टी। तो ये था आपका प्रत्यास्था, इलास्टिसिटी। प्रत्यास्था किसी वस्तु के पदार्थ का वह गुण है कि जब उन पर विरूपक बल लगाया जाता है तो उनका रूप और आकार बदल जाता है, और रूप और आकार के परिवर्तन का विरोध करती हैं वस्तुएं। वस्तुओं का ये जो विशेष गुण होता है, इसे हम कहते हैं इलास्टिसिटी। फिर इसमें हमने बताया इलास्टिक पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तुएं क्या हैं, जो विरूपक बल लगाने पर उनका आकार, आकृति बदल जाता है, और जैसे ही विरूपक बल हम हटा लेते हैं वस्तुएं अपनी पूर्व अवस्था को फिर प्राप्त कर लेती हैं। ऐसी वस्तुओं को कहा जाता है पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तुएं, मतलब परफेक्टली इलास्टिक। अब जो वस्तुएं विरूपक बल के लगाने पर आकृति और आकार उनका बदल जाता है
और उस विरूपक बल के हटा लेने पर भी वस्तुएं अपनी पूर्व अवस्था को नहीं प्राप्त करती हैं, हमेशा के लिए विरूपित हो जाती हैं, ऐसी वस्तुओं को कहा जाता है पूर्ण सुघट्य। पूर्ण प्रत्यास्थ का 2 उदाहरण में बताया, क्वार्ट्ज और फास्फर ब्रांज। पूर्ण सुघट्य के 2 उदाहरण हैं, मोम और गीली मिट्टी। अब आगे समझिए आप, लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी, प्रत्यास्थता की सीमा कहा जाता है इसे, लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी बहुत ध्यान समझिए, बहुत सिंपल भाषा में बता रहे हैं, समझने में भी आपको आसानी होगी। लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी, जहाँ तक वस्तुओं में या जिस सीमा तक वस्तुओं में प्रत्यास्थता का गुण विद्यमान रहता है, जिस सीमा तक वस्तुओं में प्रत्यास्थता का गुण विद्यमान रहता है, उस सीमा को हम कहते हैं लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। अब जरा सीमा का मतलब समझिए। सीमा का मतलब है जैसे रबड़ है, एक सिरे को हम कहीं से बांध दें और दूसरे सिरे को खींचें, विरूपक बल लगाएं, खींचे बल लगा करके छोड़ दें, वो फिर अपनी जगह आ जाएगी, और खींचें फिर छोड़ दें, फिर अपनी जगह आ जाएगी, और खींचें फिर छोड़ दें। लेकिन इसकी एक लिमिट्स है, ज़्यादा आप खींचेंगे तो ब्रोकअप हो सकती है, टूट सकती है, ठीक है। तो जहाँ तक वस्तुओं में प्रत्यास्थता का गुण विद्यमान होता है, उसे प्रत्यास्थता की सीमा कहा जाता है। जैसे एक बहुत सिंपल सा अपने से उदाहरण लीजिए कि आप अपने अंगूठे से अपने हथेली को दबाइए, दबाते हैं तो दब जाती है, फिर आप हटा लेते हैं अंगूठा, फिर वापस आ जाती है, फिर दबाते हैं, फिर वापस आ जाती है। लेकिन एक सब की लिमिट्स होती है, तो जहाँ तक जिस सीमा तक प्रत्यास्थता का गुण विद्यमान होता है, उस सीमा को हम कहते हैं प्रत्यास्थता की सीमा। तो अभी तक हमने बताया इलास्टिसिटी क्या है, प्रत्यास्थता वस्तुओं के पदार्थों का गुण है। फिर इसमें हमने बताया परफेक्टली इलास्टिक क्या है, पूर्ण प्रत्यास्थ कौन सी वस्तुएं होती हैं। फिर बताया परफेक्टली इलास्टिक कौन है, जस्ट अपोजिट, प्लास्टिक का जस्ट अपोजिट इलास्टिक, पूर्ण प्रत्यास्थ का जस्ट उल्टा पूर्ण सुघट्य। 2 एग्जाम्पल भी हमने दोनों को बताए, पूर्ण प्रत्यास्थ पूर्ण सुघट्य के क्वार्ट्ज और फास्फर ब्रांज, ये लगभग पूर्ण प्रत्यास्थ होती हैं। मोम और गीली मिट्टी ये लगभग पूर्ण सुघट्य होती हैं। अब आपको इसमें पढ़ना है स्ट्रेस, स्ट्रेन और हुक्स लॉ हिंदी में बताते हैं। स्ट्रेस का मतलब है प्रतिबल, स्ट्रेस का मतलब है प्रतिबल, स्ट्रेन का मतलब है विकृति, और ये आपका हुक का नियम है। हुक वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक का नियम। ये 3 चीजें आपको पढ़नी है कोर्स में आगे। पहले प्रतिबल, फिर विकृति और फिर हुक का नियम। प्रतिबल, विकृति और हुक का नियम। तो पहले पढ़ेंगे स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है? प्रतिबल, स्ट्रेस मीन्स प्रतिबल। प्रतिबल इक्वल टू होता है, देखिए बहुत सिंपल भाषा में समझिएगा, प्रतिबल इक्वल टू होता है F/A। प्रतिबल इक्वल टू F/A। फिजिक्स में जितनी भी 3 डायमेंशंस परिभाषाएं हैं, जितनी भी 3 डायमेंशन 3 भौतिक राशियों पर आधारित परिभाषाएं होती हैं, उनको पढ़ना, उनको डिफाइन करना बहुत आसान होता है। जितनी भी 3 डायमेंशंस परिभाषाएं हैं, उनको डिफाइन करने के लिए जो भी नीचे भौतिक राशि है, जो भी नीचे भौतिक राशि है, आप इसको यूनिट कर लीजिए। यूनिट करने का मतलब होता है एकांक। तो ऊपर वाली राशि जो होगी, जिसको डिफाइन कर रहे होंगे, जस्ट बराबर हो जाती है। अगर यहाँ पर A को हम 1 कह दें तो स्ट्रेस इक्वल टू F हो जाएगा। यहाँ से प्रतिबल कैसे परिभाषित हो जाएगा? बल के बराबर। तो ये समझिए जरा से प्रतिबल क्या होता है।
बहुत ध्यान से समझिएगा। साम्य अवस्था में, साम्य बहुत लेटर पर ध्यान से सुनिएगा ताकि आपको लिखने में आसान रहे। साम्य अवस्था में वस्तु के अनुप्रस्थ काट के, साम्य अवस्था में वस्तु के अनुप्रस्थ काट के, ये आपका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। साम्य अवस्था में वस्तु के अनुप्रस्थ काट के प्रति एकांक क्षेत्रफल, इसको हमने यूनिट कर दिया, 1 कर दिया। साम्य अवस्था में वस्तु के अनुप्रस्थ काट के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल, आंतरिक बल, ठीक है, इसे प्रत्यानयन बल भी कहा जाता है। और आगे हम बताएंगे रेस्टोरिंग फोर्स होता क्या है, प्रत्यानयन बल, ये अभी सुन लीजिए। और आगे जब आता है इसको डिफाइन करेंगे, बढ़िया से इसका सूत्र भी बताएंगे। तो वस्तु के साम्य अवस्था में, ये कहना मत भूलिएगा, साम्य अवस्था में वस्तु के अनुप्रस्थ काट के प्रति एकांक क्षेत्रफल, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल, पर लगने वाला बल, ठीक है, आंतरिक बल कह लीजिए या प्रत्यानयन बल कह लीजिए, ये कहलाता है प्रतिबल। इसे क्या कहा जाता है, प्रतिबल। फिर से एक लाइन में परिभाषा सुनिए। साम्यावस्था में वस्तु के अनुप्रस्थ काट के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल उसका प्रतिबल कहलाता है। ये लगने वाला बल प्रत्यानयन बल होता है या इसे आंतरिक बल भी कह सकते हैं। हमने पहली क्लास में बताया था कि जब भी आप किसी फिजिकल क्वांटिटीज को डिफाइन करिए तो आपसे पूछा जाए या ना पूछा जाए, इस बात का ध्यान रखिएगा। आपसे पूछा जाए या ना पूछा जाए, आपसे कहा जाए या ना कहा जाए, आपको यूनिट और डायमेंशंस अभी हो सकता है आपने ना पढ़ी हो। अगर बीमा आपने पढ़ लिया है फर्स्ट पेपर में तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े हैं तो धीरे से आगे पढ़ लेंगे 2-1 दिन की क्लास में। तो ये डिफाइन तो हमने कर दिया, स्ट्रेस को यहाँ डिफाइन कर दिया, स्ट्रेस इक्वल टू F/A। अब यहाँ पर इसकी यूनिट बतानी है आपको, यूनिट ऑफ स्ट्रेस, यूनिट ऑफ स्ट्रेस। इस यूनिट लिखने के लिए F का मात्रक हो गया बल, आप जानते हो न्यूटन, और क्षेत्रफल का मात्रक जानते हैं मीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल का मात्रक हो गया मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर ये आपकी यूनिट्स आ गई। यहाँ से अगर इसकी डायमेंशंस लिखें, अगर डायमेंशंस आपने पढ़ ली है फर्स्ट पेपर में तब तो ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। अदरवाइज अभी आप डायमेंशंस लिख लीजिए। अब जैसे ही आप डायमेंशंस का पाठ पढ़ लेंगे उस दिन से आपको ये पता चल जाएगा डायमेंशंस कैसे लिख जाती हैं। हालांकि किसी न किसी दिन एक अतिरिक्त क्लास ले करके हम डायमेंशंस खुद भी बताएंगे आपको, डायमेंशंस ऑफ स्ट्रेस। तो जब बल की बीमा लिखने जाएंगे, डायमेंशंस का मतलब बीमा है, जब बल की बीमा लिखेंगे तो ये हो जाएगा MLT-2 और ये है L2। सरल करेंगे तो ये एक निकल जाएगा तो ये बचेगा ML⁻⁻1 और T⁻⁻2, ML⁻⁻1 और T⁻⁻2। तो यहाँ से आपकी डिफिनेशंस आ गई। साम्य अवस्था में वस्तु के अनुप्रस्थ काट के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले आंतरिक बल या प्रत्यानयन बल को स्ट्रेस या प्रतिबल कहा जाता है और इसकी इकाई होती है न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर। इकाई मतलब यूनिट या मात्रक। और इसकी डायमेंशंस बीमा ML⁻⁻1 और T⁻⁻2। इस बीमा में आपको दिक्कत हो सकती है अगर आपने अभी पढ़ा नहीं है फर्स्ट पेपर में तो ये ना समझ में आएगी, लेकिन जैसे ही पढ़ लेंगे वैसे समझ में आएगी। प्रतिबल आप पढ़ रहे हैं, ये प्रतिबल आपका 3 तरीके का होता है, 1, 2, 3। प्रतिबल कितने तरीके का होता है? पहला होता है आपका अनुदैर्ध्य प्रतिबल, अनुदैर्ध्य प्रतिबल। और दूसरा है आपका अविलंब प्रतिबल
और तीसरा है आपका स्पर्श रेखी प्रतिबल। ये तीन तरीके, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। प्रतिबल के 3 प्रकार हैं, 3 प्रकार का होता है। पहला है अनुदैर्ध्य प्रतिबल, दूसरा है अविलंब प्रतिबल और तीसरा होता है स्पर्श रेखी प्रतिबल। ठीक है, तो ये 3 टाइप्स काइंड्स ऑफ स्ट्रेस। ये काइंड्स ऑफ स्ट्रेस है आपका, काइंड्स ऑफ स्ट्रेस। प्रतिबल के प्रकार 3 प्रकार कौन कौन से? पहला है अनुदैर्ध्य प्रतिबल, दूसरा है अविलंब प्रतिबल और तीसरा है स्पर्श रेखी प्रतिबल। तो हमने यहाँ पर हेडिंग डाला हुआ है प्रतिबल, विकृति और हुक का नियम। ये हेडिंग डाली हुई है, मतलब इसमें आपको 3 चीजें पढ़नी है। तो स्ट्रेस मतलब प्रतिबल तो हमने बताया सारी चीज, इसकी डिफिनेशंस बताई, यूनिट बताई, डायमेंशंस बताई और इसके काइंड्स या टाइप्स मतलब प्रकार भी बताए, तीनों प्रकार बताए। अब इसके बाद आपको पढ़नी है स्ट्रेन। स्ट्रेन का मतलब विकृति। स्ट्रेन मीन्स विकृति और विकृति का मतलब समझिए जरा से। जब किसी तार पर हम कोई नीचे भार लटका देते हैं तो उसकी लंबाई बढ़ जाती है। जैसे यहाँ पर हमने बोर्ड पे दिखाया हुआ है, एक तार बना हुआ है, इसकी प्रारंभिक लंबाई है कैपिटल एल। अब जब भार इस पे एम जी लटका देते हैं तो इसकी लंबाई में स्मॉल एल की वृद्धि हो जाती है। तो तार पर भार लटकाने से उसकी लंबाई में वृद्धि हो जाती है। तो लंबाई में होने वाली वृद्धि, लंबाई में होने वाली वृद्धि किसकी लंबाई में? तार की लंबाई। तार की लंबाई में होने वाली वृद्धि और उसकी प्रारंभिक लंबाई में जो अनुपात होता है उसे कहा जाता है विकृति। उसे क्या कहते हैं? विकृति। बहुत आसान सी चीज है। प्रतिबल भी बहुत आसान था। प्रतिबल था आपका F बटे, ये प्रतिबल था, जबकि विकृति क्या है आपकी? स्मॉल एल बटे कैपिटल एल। तो जब किसी तार पर भार लटकाते हैं तो उसकी लंबाई बढ़ जाती है। लंबाई में होने वाली वृद्धि और तार की प्रारंभिक लंबाई के अनुपात को विकृति कहा जाता है। चूंकि ये समान भौतिक राशियों का अनुपात है, समान भौतिक राशियों का मतलब ये भी लंबाई है और ये भी लंबाई है। चूंकि ये समान भौतिक राशियों का अनुपात है इसलिए इसका कोई मात्रक नहीं होता, नो यूनिट। ध्यान दीजिएगा, समान भौतिक राशियों का अनुपात है इसलिए इसका कोई मात्रक नहीं होता। देयर इज नो यूनिट ऑफ स्ट्रेन। स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती है। और जाहिर सी बात है कि यूनिट नहीं होती है तो डायमेंशन होने का प्रश्न ही नहीं उठता है, क्योंकि डायमेंशंस हमारी विमाएं मात्रकों पर निर्भर करती हैं। तो नो यूनिट, नो डायमेंशंस, ना कोई मात्रक और ना ही कोई विमा। कभी कभी कई बार परीक्षाओं में देखा गया है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाता है विकृति का मात्रक होगा और उसके 4 विकल्प दे देते हैं। एक विकल्प होता है इनमें से कोई नहीं, मतलब ये वही सही होता है आपका, क्योंकि इसका कोई मात्रक नहीं होता है। जिस प्रकार से हमने प्रतिबल के 3 टाइप्स बताए, 1, 2, 3, उसी तरीके से विकृति भी आपका 3 तरीके का होता है। अनुदैर्ध्य विकृति, अनुदैर्ध्य विकृति, दूसरी है आयतन विकृति, आयतन विकृति और तीसरी है आपकी अपरूपण विकृति। जैसे स्ट्रेस आपका 3 टाइप्स का होता है उसी तरीके से स्ट्रेन भी आपकी 3 तरीके की होती है। पहला है अनुदैर्ध्य विकृति, दूसरी है आयतन विकृति और तीसरी है अपरूपण विकृति। नो यूनिट, नो डायमेंशंस, यहाँ से आपकी डिफिनेशंस और यहाँ से आपके काइंड्स या टाइप्स, विकृति के प्रकार। तो 3 तरीके की स्ट्रेस है और 3 ही तरीके की स्ट्रेन है। विकृति के भी 3 प्रकार होते हैं और प्रतिबल के भी 3 प्रकार होते हैं। तो ये जो हमने ऊपर हेडिंग्स डाल रखी है इसमें से 2 चीजें हमने बताई आपको, प्रतिबल और विकृति।
डिफाइन किया, यूनिट्स बताई, काइंड्स बताए। अब इसके बाद इसी में लास्ट की जो हेडिंग पड़ी हुई है हुक्स लॉ, ये पढ़ेंगे। हुक्स लॉ, हुक्स लॉ मतलब हुक का नियम। वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक द्वारा प्रत्यास्था के लिए दिया गया एक नियम है। बड़ा सिंपल सा नियम है, बहुत आसान सा, सुनते ही आपको याद हो जाएगा, बहुत समय भी नहीं लगेगा, यहीं से आपको सब कुछ याद होता चला जाएगा। देखिए जैसे लेक्चर्स हम दे रहे हैं वैसे नोट्स भी भेजेंगे, सारी चीज़ें आपको नोट्स में मिलेंगी। आप जैसे ही आपको ये लेक्चर्स मिलते हैं, वीडियो मिलता है, आप इसको देखिए, सुनिए, समझिए और इसके जस्ट बिना टाइम इंटरवल के आप नोट्स निकालिए। नोट्स में रिटन वर्क पूरा कर डालिए, जितना भी रिटन वर्क हम देंगे उसको पूरा कर डालिए। उससे फ़ायदा ये होगा कि आपने तुरंत लेक्चर सुने हैं, पढ़ा है, इसको देखा है और तुरंत अगर आप नोट्स बना लेंगे तो आपकी मेमोरी बहुत अच्छी रहेगी, बहुत जल्दी आपका तैयार भी हो जाएगा। हुक्स लॉ लास्ट में देखिए, एक शब्द आता है शुरू में लघु विकृतियों के लिए। लघु विकृतियों के लिए जितने भी इलास्टिसिटी से संबंधित आपको नियम होंगे, नियम मिलेंगे, वो सब लघु विकृतियों के लिए हैं। इसका थोड़ा सा मतलब समझ लीजिए। लघु विकृति का मतलब क्या है? जैसे हमने बताया विकृति की परिभाषा, किसी तार पर भार लटकाने से, किसी तार पर भार लटकाने से उसकी लंबाई बढ़ जाती है। ये L है और लंबाई में वृद्धि हो गई स्मॉल l की, ये लटकाया गया भार है mg। तो किसी तार पर भार लटकाने से उसकी लंबाई में वृद्धि हो जाती है। आप समझिए, अगर 1 मीटर का तार आपने लिया है और उस पर भार लटकाया है तो उसकी जो लंबाई में वृद्धि होगी वो बहुत थोड़ी सी होगी, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 1.2 सेंटीमीटर, 1.6 सेंटीमीटर। तो जब बहुत थोड़ी सी वृद्धि होती है, जो विकृति होगी वो बहुत थोड़ी सी होगी। ऐसा नहीं कि 1 मीटर का तार लिया आपने, भार लटकाया तो 2.5 मीटर हो गया। तो जो वृद्धि होती है बहुत सूक्ष्म होती है, तो इसीलिए कहा जाता है लघु विकृति। मतलब ये जो परिवर्तन होता है बहुत सूक्ष्म परिवर्तन होता है, थोड़ा से, तो इसे लघु विकृति मानते हैं। और जितने भी लॉज, रूल्स आपको इस लेसन्स में मिलेंगे वो सब लघु विकृतियों के लिए ही मिलेंगे। तो लघु विकृतियों की हुक्स ने क्या बताया था, समझिए। लघु विकृतियों की सीमा के भीतर, लघु विकृतियों की सीमा के भीतर या सीमा के अंदर सदैव प्रतिबल, सदैव प्रतिबल विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है। स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल स्ट्रेन, ये किसके द्वारा बताया गया नियम है? रॉबर्ट हुक ने बताया था। रॉबर्ट हुक ने बताया था लघु विकृतियों की सीमा के भीतर सदैव प्रतिबल विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है। विज्ञान का नियम है, जैसे ही हम प्रोपोर्शनल हटाते हैं बराबर आता है तो वहाँ पर एक कांस्टेंट का आना तय है। वहाँ पर एक कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब होता है नियतांक। तो यहाँ पर एक नियतांक आ गया E, और इस नियतांक E को, इस नियतांक E को कहा जाता है प्रत्यास्था गुणांक, कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिक। ये जो आपका नियतांक E आया है इसे कहते हैं प्रत्यास्था गुणांक। इस कांस्टेंट का नाम क्या है? प्रत्यास्थता गुणांक, प्रत्यास्था गुणांक। तो ये नियम है लघु विकृति के लिए, किसके द्वारा दिया गया है? वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक्स के द्वारा, जिसे संक्षेप में हुक का नियम, हुक्स लॉ कहा जाता है। फिर से एक बार सुनिए, इन्होंने बताया लघु विकृतियों की सीमा के भीतर सदैव प्रतिबल विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है। जैसे ही प्रोपोर्शनल का निशान हटाते हैं एक कांस्टेंट आता है E, और यहाँ इक्वल हो जाता है। इस कांस्टेंट E को कहा जाता है प्रत्यास्था गुणांक।
आज के लेक्चर में यहाँ तक हमने आपको लेक्चर दिए। ये रिटन वर्क भी भेजेंगे हम साथ में। तो हमने बताया था कि अगर आपको नया रजिस्टर कोई मिल जाता है स्टेशनरी बुक से, अगर नया अरेंज कर सकते हो तो ये बहुत अच्छी बात है, आप नया अरेंज कर लीजिए। अगर इसमें मुश्किलात परेशानियां आती हैं तो हाई स्कूल के जो आपके नोट्स बचे हुए हों तो वहाँ पर एक जा कर के आप अपने से सेल्फ मेड रजिस्टर तैयार कर लीजिए और आज ही से इसको नोट्स में लिखना शुरू कर दीजिए। नोट्स में लिखिए भी, तैयार भी कीजिए, ठीक है। अगली क्लास में हम फिर इसके आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत